नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा ने जीएसटी संविधान संशोधन बिल तो पास कर दिया है, लेकिन जीएसटी को लेकर चुनौतियां हैं वो अब शुरू होने वाली हैं। जीएसटी काउंसिल की रूपरेखा क्या होगी, जीएसटी की दरें क्या होंगी, इन सब पर विचार विमर्श होना है। वित्त मंत्री ने कहा है कि महंगाई बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इस पर निर्भर है कि जीएसटी की दरें और उन दरों का स्लैब क्या होगा। राजस्व सचिव हैं हसमुख आधिया साहब, उन्होंने बताया कि नवंबर तक, इस साल के नवंबर तक करीब 61,000 कर्मचारियों की, जो केंद्र और राज्य के सेल्स टैक्स का कर्मचारी हैं, उनका प्रशिक्षण किया जाएगा कि आप किस तरह से इस कानून को लागू करेंगे, कैसे अपना दायित्व पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जो दरें हैं उनको लेकर अभी विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू होगी, उनको लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दरें हैं वो कम होती चली जाएंगी, पर जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये एक तथ्य है इतिहास के तरफ से। तो हम इस जगह पर आए हैं ये देखने के लिए, ताकि हम व्यवहारिक रूप से समझ सकें कि ये मामला है क्या, क्योंकि एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है जीएसटी का। इसके जरिए लाखों लोग जो उद्योग धंधों से जुड़े हुए हैं, जो लोग, हजारों लोग जो अपनी अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं, जो कहीं डॉक्टर है, जो कोई एक आदमी है जो अपना कोई उत्पाद बनाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेचता है या देश के अलग अलग हिस्सों में बेचता है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वो प्रक्रिया क्या है, जीएसटी की क्या प्रक्रिया हो सकती है, अभी क्या प्रक्रिया चल रही है। तो हम एक लॉजिस्टिक कंपनी में आए हैं। लॉजिस्टिक मतलब ये डीएचएल कंपनी है, मतलब जो सामान है वो आप भेजते हैं, अमेरिका से लाते हैं दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों में। तो ये ट्रक ये अभी सामान लेकर आया है, तो इन सब की एक प्रक्रिया होगी। इनको हवाई अड्डे से लाया गया है इस सामान को, और इसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। तो भेजे जाने की एक प्रक्रिया है, बहुत सारे कागज़ पत्र तैयार किए जाते हैं। तो हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रीतम बनर्जी साहब हैं और मुकुल गुप्ता साहब हैं। मुकुल गुप्ता बेसिकली टैक्स लॉयर हैं, और जब जीएसटी की निर्माण प्रक्रिया में जो परामर्श प्रक्रिया चल रही थी, तब वो सेंट्रल जीएसटी में जो टैक्स लॉयर हैं उनकी तरफ से वो सलाह देने वाले व्यक्ति में से थे उसमें। तो बहुत कुछ इन्हें भी मालूम है। और प्रीतम बनर्जी चूँकि इस लॉजिस्टिक दुनिया के हैं, तो वो अपनी परेशानी आपको बता सकेंगे कि क्या होता है दरअसल जब आप एक माल पैक करते हैं और उसको आपके घर में भेजते हैं या किसी कंपनी में भेजते हैं या किसी मार्केट में भेजते हैं, तो होता क्या है। तो मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं, ताकि हमारे दर्शकों को आइडिया हो कि ये जैसे ये बाहर से सामान आया है, अब आपको गुड़गांव भेजना है या राजस्थान भेजना है या बिहार भेजना है या पंजाब भेजना है, तो किस तरह की कागजी कार्रवाई आपको करनी पड़ती है, और जीएसटी के आने के बाद से इस कागजी कार्रवाई में क्या बदलाव आ जाएगा, आप पहले बताइए, फिर मैं मुकुल गुप्ता जी से राय लूँगा इसमें। देखिए, जब ये सामान आता है हाँ। तो पहले तो कस्टम्स के कागजात बनते हैं, बिल ऑफ एंट्रीज बनते हैं, लेकिन फिर अलग अलग राज्यों में भेजने के लिए हर राज्य का अपना अलग कागजात होते हैं। जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होते हैं उनके अलग कागज़ बनते हैं, जो कमर्शियल शिपमेंट होते हैं उनके अलग बनते हैं। अच्छा, पर्सनल मतलब अगर मैं अपना कोई सामान मंगवाया हूँ आपके जरिए तो उसका अलग कागज़ बना, या आपको कोई गिफ्ट भेजा है बाहर से। हाँ। और हर राज्य का अलग पेपर वर्क है, और थोड़ा सा भी पेपर वर्क में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो जब वो स्टेट बॉर्डर में पहुंचता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। ऑफिसर कभी कभी पूरा ट्रक को रोक लेता है, सिर्फ आपका एक शिपमेंट के लिए पूरा ट्रक भी रुक सकता है। अच्छा, वो क्यों, कैसे? ये प्रक्रिया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया बना हुआ है, ऐसे ही चल रहा है आज। आपने मुझे बताया कि जो पर्सनल गिफ्ट, मान लीजिए बाहर से मुझे किसी ने $500 का गिफ्ट भेजा, उस गिफ्ट को अगर पंजाब भेजना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया करनी होती है, जिसके यहाँ मेरे घर अगर आ रहा है तो? जैसे आपके अगर कोई पर्सनल गिफ्ट आ रहा है जो 10,000 रुपीज़ के ऊपर वैल्यूएशन की है, तो पंजाब में आपको एक एफिडेविट बनानी पड़ेगी इस तरह की, इस तरह की। अच्छा, ये मैं बनवाऊंगा, जो ये आप बनवाएंगे जिसके पास सामान जा रहा है। तो आप हाँ। समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के लिए कितना मुश्किल होता होगा कि आपके भाई या आपके फैमिली ने बाहर से कोई आपको गिफ्ट भेजा है, उसके लिए आपको ये बना के 10 रुपये का मैं आपके पास आऊँगा। बिल्कुल, ये मेरे पास आएगा और ये फिर ट्रक के साथ इसको भेजना पड़ेगा मुझको। तो मैं आपको पंजाब से कुरियर करके भेजूंगा ये, बिल्कुल, और फिर वो गिफ्ट जो बाहर से आया है वो इसमें चिपका कर आप उसको पंजाब भेजेंगे। बिल्कुल। तो हमारा यही आप देख सकते हैं कि हमारा बाहर का जो सामान आता है वो 48 आवर्स में
पहुंच जाता यूएस से है। पहुंच जाता है। कभी कभी यहाँ पे हाँ। दिल्ली से पंजाब या दिल्ली से यूपी पहुंचने में उसको 60, 10, 12 दिन लग जाते 12 दिन लग जाते हैं इन्हीं सब वजहों से। हैं इन्हीं सब वजहों तो के लिए। अब अगर जीएसटी लागू हो जाए तो इस तरह की परेशानियों से या झंझटों से कैसे मुक्ति मिलेगी, मुझे बताइए। जीएसटी के साथ साथ जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स है, उसको बदलने पड़ेंगे ताकि वो एकदम कम्प्लीटली आईटी बेस्ड हो। सारा जो इंफॉर्मेशन है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से हो, और चुंगी वगैरह और ये सारा जो चेक पोस्ट का मांझरा है उसको पूरा खत्म करने का। वो तो लगता नहीं है, वो तो किसी ने नहीं कहा कि चुंगी खत्म हो जाएगी, चेक पोस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लोगों ने ये इंडिकेट किया है कि यही गोल है कि ट्रक्स जो हैं, सामान जो है इंडिया के बीच, एक देश में सामान रुकेगा नहीं, सिर्फ राज्य के बॉर्डर्स पर सामान रुकेगा नहीं। तो ये मुकुल साहब, ऐसा होता दिखता है क्या? तो ऐसा अगर मान लीजिए, हालांकि देखिए हम प्राइम टाइम में जब थे तो 2 लोगों ने इसकी बहुत आलोचना की, कई लोग उत्साहित नहीं हैं, बहुत लोग, मैं अखबार देख रहा था कि जीएसटी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। तो व्यवहारिक तौर पे बताइए कि क्या इसके आने से इस तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी? जीएसटी में सीमलेस यानी बिना किसी रुकावट के मूवमेंट की कल्पना की गई। बहुत बढ़िया है, देश में होना चाहिए। ये जो 29 हमारी राज्य या यूनियन टेरिटरीज और एडिशनल मिला के ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, कल भी राज्यसभा में माननीय सदस्य ने कहा बर्लिन वॉल की तरह से ये हैं। हाँ। ये सब हटनी चाहिए। हाँ। और ये परिकल्पना जरूर की गई है, लेकिन ये परिकल्पना तभी मेरे विचार से संभव होगी जबकि रूल्स जो बनेंगे, जो सिस्टम्स बनेंगे, जो प्रोसीजर्स बनेंगे, वो जनता पर विश्वास करते हुए, आईटी बेस को इस्तेमाल करते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ है ऑफिसर्स की, जो इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर, उनकी मन स्थिति को चेंज करते हुए बनेंगे। 60,000 अफसरों की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग तो तो वो एक चीज है, बड़ी बात है, मतलब है ना? ट्रेनिंग इज गुड, बट उनकी मनस्थिति कैसे चेंज करेगी गवर्नमेंट? हमें ये भी बहुत सरकार बड़ी को एक जरूरी है। छूट देनी पड़ेगी कि इतना बड़ा फैसला वो कर रही है, सिस्टम ला रही है, तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और मुझे एक बात बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में एक सेंट्रल जीएसटी है, फिर एक स्टेट जीएसटी, फिर एक इंटर स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड। इससे क्या फायदा हुआ? मतलब क्या ऐसा बाकी जगहों पर जो जीएसटी आई है, क्या इसी तरह से आई है? देखिए, ये स्पेशली इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि हमारा एक फेडरल कंट्री है और हमारे यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अलग अस्तित्व है। और बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने फेडरल कंट्री सोचते हुए इसको किया था। यही सबसे बड़ी अड़चन थी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इसीलिए लाना पड़ा। ठीक है, इस रूप में जो आया है, ऐसा क्या कहीं और भी आया है? मैंने कहीं ऐसा देखा ब्राज़ील में हम कह सकते हैं, ब्राज़ील में, कनाडा में कुछ समरूपता है। अच्छा। बाकी अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक सा मिला के देखें, हालांकि वहाँ कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर हम उन कंट्रीज़ को अपने स्टेट से मिला के देखें तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, यूरोपियन यूनियन इससे में जो 3 प्रकार के हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किन किन चीज़ों को सूची में, जीएसटी की सूची से बाहर रखा जाए। ठीक नहीं, इसमें कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। हाँ, मतलब शराब, तंबाकू, पेट्रोलियम, लेकिन हमें नहीं मालूम कि एजुकेशन, हेल्थ और अन्य जो जरूरी चीजें हैं, स्कूलिंग की जो फीस है, वो तो इंक्लूड की गई में है। है। वो अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट जीएसटी काउंसिल यदि अपनी विजडम में ये मानते हैं कि हाँ, इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, अभी हमारी सोसाइटी उतनी डेवलप्ड नहीं है, हमें एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है, उनको मुफ्त बच्चों को, गरीब बच्चों को उत्थान करना है, तो मुकुल साहब, मैं पढ़ रहा था तो न्यूजीलैंड का कहना है, वो जो पता चला कि काफी अच्छे सिस्टम से लागू हुआ है, जी। उसका कहना है कि कोई भी चीज जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए, तभी ये मुकम्मल जीएसटी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उनका ये कहना है कि जो फूड आइटम है वो भी बाहर नहीं रहना चाहिए, स्कूल आइटम, हॉस्पिटल का आइटम बाहर नहीं रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने इन आइटमों को बाहर रखा है, कई चीजों को बाहर रखा है। अब वहां पर बहस चल रही है कि उन चीजों को आप जीएसटी के दायरे में लाइए। ठीक है, देखिए, बाहर रखना, लेकिन जब हम हॉस्पिटल का बिल, जो जीएसटी का सर्विस टैक्स बड़ा हो जाएगा, स्कूल का बिल महंगा हो जाएगा, हमारा आम आदमी तो सब रोने लगेगा सर। देखिए, जीएसटी सक्सेसफुली तभी चल सकता है जब सारी चीजें, जैसे आपने न्यूजीलैंड का एग्जांपल दिया, सभी वस्तुएं, सभी सर्विसेज जीएसटी में शामिल हो, समावेश रहे उनका। अगर कोई चीज़, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग कर दिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करना बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के लिए गंभीर
बात है, पर लोग तो बहुत खुश अच्छी हैं। बात नहीं है। राज्य तो खुश हैं, नहीं सर, सब कोई कोई खुश ऑयल है। कोई ऑयल कंपनी, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर यूनिट हो या प्राइवेट हाँ। सेक्टर यूनिट हो, कोई खुश नहीं है। सब लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी और सेलेक्ट कमेटी के सामने भी पुरजोर वकालत की कि राइट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल हो जाएं, ठीक क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो हमारी जीडीपी है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं एक सवाल फ्यूल जी, की तरह से, रॉ मटेरियल की तरह क्योंकि से। इससे हर राज्य में पेट्रोल की कीमत अलग होगी, हर राज्य में चीज़ों के दाम फिर अलग अलग होने लगेंगे। आप ये कहना चाहते हैं है ना कि अगर जीएसटी में पेट्रोलियम को जीएसटी में नहीं लाया नहीं, गया, उसका ये तो देखिए दाम अलग आज भी हैं, रह सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल पर काम नहीं है। यूपी में मान लीजिए पेट्रोल महंगा है दिल्ली की बट तुलना में। मेरा एक मैं एग्जांपल दे के शायद समझा पाऊंगा आपको। किसी फैक्ट्री के लिए कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है, प्लास्टिक का दाना मान लिया, अब उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल जिससे वो बन रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो एग्जेम्प्ट है। उस पे या उसके ऊपर अलग से दूसरा टैक्स लग रहा है। तो सैनवेट क्रेडिट का जो बेनिफिट है, या जो जीएसटी के क्रेडिट का, आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट आता, वो उसको अवेल नहीं होगा, तो वो वहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट रह जाएगा। बनर्जी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारा माल अब जब अलग अलग जाएगा दिल्ली से, मान लीजिए दिल्ली से इसको जाना है बंगाल, ठीक है, तो कुछ माल जहाज से जाएगा, कुछ ट्रक से जाएगा, तो अभी आप कितने प्रकार का टैक्स देते हैं, कैसे टैक्स देते हैं? क्या आप अपने दफ्तर में बैठ के टैक्स भरते हैं या अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पे रुककर टैक्स भरते हैं? जब जीएसटी आ जाएगा, मतलब वो लागू हो जाएगा, तब क्या होगा? क्या आप अपने दफ्तर में बैठ के टैक्स भरेंगे या अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पे बैठ के टैक्स भरेंगे? देखिए, टैक्स भरना जो एक्चुअल कंसाइनिया शिपर है वो भरता है। हाँ। ये हमारे यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन हमें कैरी करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, फिर भी जीएसटी बनने के बाद जो हमारा प्रक्रिया बनेगा, उसमें भी हम जो हमारे तरफ से जो बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स के, वो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। जो टैक्स पेमेंट एक्चुअल है, वो जो एक्चुअल यूज़र ऑफ द गुड है वही करता है। तो आज के, जैसे आप जानते हैं, हर स्टेट में अलग सेल्स टैक्स है, अलग प्रक्रिया बनी हुई है। जीएसटी जब बनेगा तब वो यूनिफाइड एक सिस्टम बन जाएगा, हालांकि उसका अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे यूनिफाइड बनेगा? स्टेट जीएसटी है, सेंटर जीएसटी है, लेकिन उसके रेट्स कम से कम एक होंगे और उसका पेमेंट का प्रक्रिया भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंटीग्रेटेड होगा। क्योंकि जैसे एक अगर सामान जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है, उसके लिए आईजीएसटी कंपोनेंट बैठता है। जो सिर्फ स्टेट के अंदर कंज्यूम होगा उसमें एसजीएसटी कंपोनेंट लगेगा और सीजीएसटी कंपोनेंट लगेगा, वो सीजीएसटी कंपोनेंट कॉमन रहेगी। तो इन दैट सेंस आज के सिस्टम से ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड बन जाएगा कि आप 29 बस फिर भी मैं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन किया गया है कि जीएसटी लागू होने के बाद, जो आप उदाहरण दे रहे थे कि नोएडा में कोई ऐसा फैक्ट्री वाला है जिसमें सिर्फ 20 लोग काम करते हैं, तो उसके पास टैक्स, अकाउंटेंसी, इन सब का बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जीएसटी आने के बाद इन सब चीज़ों पे भी खर्च करने पड़ेंगे, उस पर करीब करीब 10 से 15 हज़ार डॉलर तक खर्च हो जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप तो ये बेहतर है, इससे बेहतर है, जो जीएसटी जो बनेगा इससे बेहतर है। तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ये परफेक्ट। मुकुल साहब, ये बात तो ठीक है कि सिस्टम्स बेहतर, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। यानी आज से आगे की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि जब हम लॉ बनाने जा रहे हैं, स्टेट लॉ बनेंगे और सेंट्रल लॉ बनेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसके जब प्रोसीजर्स बनेंगे वो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। यानी अभी तो हमें इनेबलिंग लॉ मिला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको सचमुच लगता है कि चुंगी खत्म हो जाएगी, टोल टैक्स खत्म हो जाएगा, गाड़ियाँ यूं ही निर्बाध दौड़ा करेंगी? मेरे विचार से तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑक्ट्राई के लिए तो ये कहा गया है कि एंट्री टैक्स के लिए भी कहा गया है, ये दोनों रिलीफ्स तो मिलेंगे। लेकिन टोल टैक्स का मैं एग्जांपल दूँ, ये गवर्नमेंट आई, टोल टैक्स जो यहाँ से बम्बई तक मेरे ख्याल से 6 बार ट्रक्स को देना पड़ता है, ज़्यादा ही देना पड़ता होगा, आई डोंट नो। ये था कि साहब एक टोकन नंबर मिल जाएगा, ऑटोमाइज कर देंगे इन सारे को। आज तक 2 साल में तो नहीं हो पाया, जबकि बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो कैसे मैं एक्सपेक्ट कर लूँ कि जीएसटी लागू, जिसमें कि पूरा का पूरा देश के सारे छोटे बड़े सब कारखानेदार, सारे व्यापारी, इवन कंज्यूमर्स भी इफेक्टेड होंगे, उनको कैसे गवर्नमेंट इन 6 महीने में, 9 महीने में अपने या 2 साल हिसाब में से या 2 कर साल पाएंगे। में ले आएंगे? तो एक केओस मचेगा, मतलब वो
और उन्होंने वित्त मंत्री ने तो कहा भी कि वित्त मंत्री के लिए लागू करना हेडेक है, पूर्व मंत्री के लिए ये लग्जरी है, और सबसे विलासिता बड़ी है। चीज़ देखिए, लागू अगर वित्त मंत्री साहब कर देते हैं और बिना तैयारी के कर दिया, तो इससे बुरा इफेक्ट कोई नहीं होगा,